नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के रिकैप 2024 क्विज प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले हम आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लेकर के आए थे जिसका नाम था रिकैप 2024 रिवीजन सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से हमने अलग अलग खंडों में वर्ष 2024 की तमाम घटनाओं पर विस्तार से आपके साथ बात की थी। अब उन्हीं खंडों पर आधारित हम आपके सामने कुछ प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं इस रिकैप 2024 क्विज प्रोग्राम के माध्यम से, ताकि उस पूरे रिकैप 2024 सीरीज का आपका रिवीजन बेहतर हो सके। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है, उसका कोई एपिसोड छूट गया है, तो उस सीरीज को या उसके एपिसोड को जरूर देख लीजिए जो आपका छूटा है। वो सीरीज आपको वर्ष 2024 की संपूर्ण घटनाओं पर बेहतर पकड़ हासिल करने में विशेष रूप से मदद करेगी। इस सीरीज के माध्यम से, या आप कह सकते हैं इस क्विज प्रोग्राम के माध्यम से, हम प्रश्न आपके सामने रखेंगे। 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनकी हम व्याख्या करेंगे और फिर आपके लिए 2 अभ्यास प्रश्न होंगे जिसका उत्तर आपको, दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रोग्राम को देखते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, जो प्रश्न पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्विज 2024 से जुड़ा हुआ है। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? आपका पहला कथन है, यह विंध्य पहाड़ियों में स्थित है और मध्य प्रदेश का पहला निर्दिष्ट डेजिग्नेटेड बाघ अभयारण्य है। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है, यह सतपुड़ा मैकाल बाघ परिदृश्य यानी लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मध्य भारत में बाघों के आनुवंशिक प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन है, इसमें भीमबेटका रॉक शेल्टर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो इस क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्य जोड़ते हैं, इस क्षेत्र के सांस्कृतिक मूल्य को बढ़ाते हैं। क्या पूछा गया है आपसे प्रश्न में? उपरोक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी कोई नहीं। आपसे ये पूछा गया है कि कथन कितने सही है या हैं, यानी आपको संख्या बतानी है कि कितने सही हैं, उनकी संख्या बतानी है। ये नहीं बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हालांकि इसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद आवश्यक है अगर आपको संख्या बतानी है। चलिए इसकी व्याख्या जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो उत्तर है वो उत्तर है बी, यानी केवल 2 कथन इस पूरे 3 स्टेटमेंट्स में से या 3 कथनों में से सही है। व्याख्या इसी प्रकार से है कि हाल ही में विंध्य पहाड़ियों में स्थित रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभयारण्य है। इससे पहले 56वें बाघ अभयारण्य के रूप में छत्तीसगढ़ के तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को घोषित किया गया था, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। 56वां बाघ अभयारण्य वो था, 57वां रातापानी वन्यजीव अभयारण्य है जो अब बाघ अभयारण्य के रूप में डेवलप किया गया है। और इस प्रकार से कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि कथन 1 में आपसे पूछा गया है कि ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश का ये पहला निर्दिष्ट बाघ अभयारण्य है, जबकि ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभयारण्य है। इस प्रकार से कथन 1 गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? यह रिजर्व सतपुड़ा मैकाल बाघ परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मध्य भारत में बाघों के आनुवंशिक प्रसार को सुनिश्चित करता है और पारिस्थितिक संपर्क बनाए रखता है। इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। और तीसरा कथन क्या है? तीसरे कथन के स्टेटमेंट पर अगर हम आए कि इसमें भीमबेटका रॉक शेल्टर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और कई ऐतिहासिक स्थल हैं जो इस क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्य जोड़ते हैं। इस प्रकार से कथन 3 भी सही हो जाता है। तो इस प्रकार कथन 2 और 3 सही है, यानी केवल 2 कथन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में फ्लेयर्स या विस्फोटकों का उपयोग करके, यानी विस्फोटकों के माध्यम से जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं, किसी चीज पर गिराते हैं, यहां विस्फोटकों का मतलब वो है। गर्म बादलों में, फिर से पढ़ देते हैं, स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में फ्लेयर्स या विस्फोटकों का उपयोग करके गर्म बादलों में साल्ट जैसे हाइड्रोस्कोपिक पदार्थों के महीन कणों का छिड़काव करना शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर या पानी की बूंदों के साथ ठंडे बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ ड्राई आइस जैसे बर्फ के नाभिक या आइस न्यूक्ली को शामिल करना सम्मिलित है या शामिल है। उपरोक्त में से या उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही है या है? आपको ये बताने हैं कौन सा कथन सही है या कौन सा सही नहीं है।
ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका जो उत्तर होगा डी, न तो एक और न ही दो। इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज यहां पर उल्टी गई है। जब हम स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो उसमें जो फ्लेयर्स का उपयोग करके जो साल्ट जैसे हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ के जो महीन कणों का छिड़काव होता है वो गर्म बादलों में के बजाय ठंडे बादलों में होता है। और जब हम हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो उसमें सुपर कूल्ड लिक्विड पानी की बूंदों के साथ ठंडे बादलों में नहीं बल्कि गर्म बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फ जैसे बर्फ के नाभिक शामिल करना शामिल है। तो यहां पर दोनों चीजें कथन उल्टे कर दिए गए हैं, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। थोड़ी सी और व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब समझ लीजिए, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है आर्द्रता ग्राही कोई भी महीन कण होते हैं, जैसे साल्ट होता है, जैसे नमक जो होता है वो आर्द्रता ग्राही होता है। जो नमी है, नमी को आकर्षित करता है। इसलिए हाइग्रोस्कोपिक जब हम शब्द का यूज करते हैं तो उस हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है ऐसे छोटे छोटे कण जो कि आर्द्रता ग्राही होते हैं। जब हम हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो उसमें फ्लेयर्स या विस्फोटकों का उपयोग करके गर्म बादलों में साल्ट जैसे हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों के, यानी साल्ट क्या करता है? नमी को आकर्षित करता है। तो इसके महीन कणों का छिड़काव किया जाता है। इस प्रकार से कथन एक सही नहीं होता, क्योंकि उसमें ठंडे बादलों का इस्तेमाल किया गया है। ठंडे बादलों पर ही ये साल्ट जैसे हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों के महीन कणों का छिड़काव किया जाता है। अगर हम स्टैटिक क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं तो उसमें सुपर कूल्ड लिक्विड पानी या वाटर की बूंदों के साथ ठंडे बादलों में सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे बर्फ के नाभिक या आइस न्यूक्ली को शामिल करना शामिल होता है। तो इस प्रकार से कथन दो भी सही नहीं होता है, क्योंकि वहां स्टेटमेंट में ठंडे बादलों की बजाय गर्म बादल लिखा गया है, वार्म क्लाउड्स लिखा गया है। अगर हम आइस न्यूक्ली की बात करें या बर्फ के नाभिक की बात करें तो उन्हें बर्फ के नाभिकीय कण यानी आईएनपी के रूप में भी जाना जाता है, उसके नाम से भी संबोधित करते हैं। ये कण जो अति शीतित यानी सुपर कूल्ड बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बनने में मदद करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं? वे ऐसा बर्फ के समान सतह प्रदान करके करते हैं जिससे सूक्ष्म बूंदें -40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर जल्दी से जल्दी जम जाती है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। तीसरा प्रश्न क्या है? खाद्य एवं कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? आपके ऑप्शन क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा खाद्य एवं कृषि संगठन, जो कि यूनाइटेड नेशन के एक महत्वपूर्ण संगठन है, उससे जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा खाद्य एवं कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट ने वैश्विक कृषि खाद्य की छिपी हुई लागतों यानी हिडन कॉस्ट का खुलासा किया है, जो सालाना लगभग कितनी बैठती है? हिडन कॉस्ट 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बैठती है। और क्यों आती है? अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न और पर्यावरणीय गिरावट के कारण आती है। यह रिपोर्ट अक्सर अनदेखा किए जाने वाले कारकों की जांच करती है जो इन लागतों में योगदान करते हैं और वैश्विक कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन का आग्रह करती है। ये पूरी रिपोर्ट। चौथे प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि दृष्टि आईएएस की हमारे अलग अलग शाखाओं पर आईएसजीएस फाउंडेशन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। चाहे दृष्टि आईएएस की प्रयागराज शाखा हो, नोएडा शाखा हो, दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा हो या फिर इंदौर शाखा, जयपुर शाखा और लखनऊ शाखा, किसी में भी आप आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच में, जो कि हिंदी माध्यम से संबंधित है, इसमें एडमिशन आरंभ है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इस कॉल के माध्यम से अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? नागोया प्रोटोकॉल प्रत्येक देश को जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के ढांचे के भीतर अपनी स्वयं की पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, जिसको हम ABS के नाम से भी जानते हैं, नियमों को परिभाषित करने की अनुमति देता है। दूसरा कथन क्या है? प्रोटोकॉल में इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में आनुवंशिक संसाधन शामिल हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं
और कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कथन क्या है? कथन 1 और कथन दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है और चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और उसके आधार पर इसके उत्तर को जांचने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः इसमें कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है और वो किस प्रकार से है इसकी व्याख्या से आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो नागोया प्रोटोकॉल है वो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो व्यवस्था पृथ्वी सम्मेलन जिसको हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में अपनाया गया था। यह कन्वेंशन कब आया था? 1992 में आया था। कहां पर आया था? पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, उसी दौरान ये भी आया था। और इसके अंतर्गत भी जैव विविधता को संरक्षित करने के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी पार्टियों का सम्मेलन होता है और पार्टियों के सम्मेलन की मतलब है अलग अलग देश उसमें भाग लेते हैं। तो इसकी जो कोप 10 की बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 10वीं बैठक हुई थी, वो जापान के नागोया में हुई थी और वहां पर एक प्रोटोकॉल अपनाया गया था जिसको हम नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो इसकी 10वीं बैठक में नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। नागोया जो प्रोटोकॉल है वो देशों को जैव विविधता सम्मेलन के ढांचे के भीतर अपने स्वयं के एबीएस यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग नियम बनाने की अनुमति देता है और इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। दूसरा कथन क्या है? प्रोटोकॉल राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार से परे, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक संसाधनों को कवर नहीं करता है। ये अलग अलग अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा शासित होते हैं और इस प्रकार से कथन 2 गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको 2 में क्या दे दिया गया था? प्रोटोकॉल में इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में आनुवंशिक संसाधन शामिल हैं, जबकि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में आनुवंशिक संसाधनों को शामिल नहीं करता है और इस प्रकार से यह गलत हो जाता है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है बीबीएनजे यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका पहला कथन है बीबीएनजे संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बंटवारे को विनियमित यानी रेगुलेटेड करने के लिए एक वैश्विक तंत्र स्थापित करती है। दूसरा कथन है इसमें सभी सदस्य देशों को अनन्य आर्थिक क्षेत्रों यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत कोष में योगदान करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन है संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधानों को शामिल करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी सभी 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जांचने का प्रयास करेंगे और इसमें वस्तुतः केवल 1 और 3 कथन ही सही होते हैं और इस प्रकार से इसमें कथन 2 गलत है। और गलत क्यों है इसको अभी हम व्याख्या में देखेंगे। बीबीएनजे यानी बियॉन्ड बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभों के न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करती है। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है। इसको ठीक से समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे का क्या मतलब है। आप जानते हैं किसी भी देश की सीमा से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स की जो सीमा है वो उस देश का क्या माना जाता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, EEZ माना जाता है। इससे परे का जो सामान्यतः क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे होता है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से क्या होता है? बाहर होता है। और उसमें जैव विविधता के बहुत बड़े भंडारण की कल्पना की गई है और स्थित भी है। और इसलिए राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जो समुद्र का बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र पड़ता है वहां की जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षित रखना है, इसी के संदर्भ में ये बीबीएनजे है यानी बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसी से संबंधित एक ढांचा है। ये जो संधि है ये सदस्य देशों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत कोष में योगदान करने के लिए बाध्य नहीं करती है क्योंकि इसका दायरा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों तक सीमित है। और यहां पर आपसे क्या लिखा गया है?
केंद्रीकृत कोष में योगदान करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान उच्च समुद्री क्षेत्र भी वही होते हैं, यानी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के क्षेत्र, बाहर के समुद्री क्षेत्र, उनको भी उच्च समुद्री क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वो भी ये एक संबोधन ये भी है। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान उच्च समुद्री क्षेत्रों में स्थायी गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए संधि एक प्रमुख घटक है, और इस प्रकार से कथन 3 सही हो जाता है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके लिए 2 अभ्यास प्रश्न होंगे, जिसका उत्तर आपको, दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन यानी मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तकनीक का उद्देश्य वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर और संग्रहित करना है। दूसरा ऑप्शन है, महासागर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि के कारण पृथ्वी ऊर्जा असंतुलन का लगभग 90% अवशोषित करते हैं। तीसरा कथन क्या है? महासागरों में ऑक्सीजन की कमी मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किए बिना गहरे समुद्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। क्या पूछा गया है आपसे? उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भारत, उपर्युक्त में से कितने देश मीथेन कम करने के लिए COP29 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता है? आपको यह बताना है कौन कौन से देश हैं। आपका पहला ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको कितने देश मीथेन कम करने के लिए COP29 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता बने हैं यह बताना है, देशों की संख्या बतानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।